माइक चेक, लिंक भेजना। तुम लोगों का अटेम्प्ट इज इन मे ना? हाँ, तुम्हारा तो अलग है कुछ सीन, अभी पूरे इंडिया ने सुन लिया हो। माइक चेक हुआ लाइव? Okay. So very good afternoon to every one of you all. Good afternoon all my virtual students also. तो आप लोग जानते हो कल हमने ऑफिशियली कंपनीज एक्ट की शुरुआत की थी और हमने कंपनीज एक्ट में वाई अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा था। और कंपनी इस वर्ड की डेफिनेशन भी हमने देखी थी और तब हमने कंक्लूड किया था कंपनी क्या होती है ये एक्चुअली डेफिनेशन से नहीं बट उसके फीचर्स से हमें समझ में आता है। आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बिगिन विथ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज के क्या क्या टाइप्स है और ये टाइप्स में क्या सारे उसके फीचर्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाले 2-3 दिन जो है, आज कल परसों, इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट द टाइप्स ऑफ द कंपनीज। दिस इज गोइंग टू बी एक्ट प्लस रूल्स। तो एक्ट के साथ साथ रूल्स में भी अगर इस टाइप से रिलेटेड कुछ बातें अगर आई है तो उस बारे में भी हम बातें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टाइप जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? ऐसी कोई कंपनी जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? मेंबर्स की। कितने हद तक लिमिटेड होती है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। ओके, ऐसे कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी जो अनपेड शेयर कैपिटल तक लिमिटेड होती है, इस अमाउंट को बुलाया जा सकता है ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इट कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। बट वंस द शेयर्स आर फुली पेड अप शेयर्स, मेंबर्स की लायबिलिटी हो जाती है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब खत्म हो जाती है। तो अगर से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है एंड द शेयर इज फुल्ली पेड अप शेयर, तो अब 1 रुपया भी कंपनी जो है अपने मेंबर्स से नहीं बुला सकती है। फंड्स अगर कंपनी को रेस करने हैं, या तो कंपनी और शेयर्स इशू कर सकती है, या तो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, इंटरकॉर्पोरेट बोरोइंग, बट एग्जिस्टिंग मेंबर से कंपनी 1 भी रुपया ज्यादा डिमांड नहीं कर सकती। ऐसी कंपनी को कहते हैं एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या इंडिया में भी कोई कंपनी है विच इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। इनफैक्ट मेजॉरिटी कंपनीज इंडिया में जो है, दोज आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। जैसे कि रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, एमआरएफ है, एसपीसी जो है, ये सारी कंपनीज जो है, दीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। सेकेंड कैटेगरी जो है, अभी पहले कैटेगरी में अगर आप एग्जाम्पल देखोगे नीचे, अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है एंड से फॉर एग्जाम्पल 6 रुपीज इज ऑलरेडी पेड, तो कितने रुपए कंपनी के अभी तक अनपेड है और अनकॉल्ड है? 4 रुपीज। ये जो 4 रुपीज है, क्या कंपनी बुला सकती है लाइफ टाइम में? जब भी रिक्वायरमेंट अराइज हो, एक्सपेंशन करना है, नया ब्रांड सेटअप करना है, रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, हमें फंड्स को बोरो करने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग मेंबर्स से ही हम पैसे डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर लाइफ टाइम में जरूरत ना पड़े और कभी तो भी वाइंडिंग अप में जरूरत आ जाए, से फॉर एग्जाम्पल कंपनी जब वाइंड अप हो रही है, अब देखो अगर वाइंड अप हो रही है और एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हम क्या करेंगे, एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज रीपे कर देंगे और जो सरप्लस है हम मेंबर्स को बांट देंगे। बट जस्ट इन केस अगर ऐसा हुआ है कि एसेट्स मेरी कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है,
तब इस केस में ये जो 4 रुपए है, जो भी है 4, 3, 2, 1, डिपेंडिंग कितना शॉर्टफॉल है, उस हिसाब से आप मेंबर्स से पैसे बुलाओगे और मेंबर्स से पैसे बुलाने के बाद आप क्रेडिटर्स की लायबिलिटी को सेटिस्फाई करोगे। तो यस, ये जो अनपेड अमाउंट है इसकी लायबिलिटी कैन अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। इट कैन अराइज ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इट कैन अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। यस और नो? ओके, नेक्स्ट इज गारंटी कंपनीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी कंपनीज? देखो, गारंटी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जहां पे मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट। अब ये गारंटीड अमाउंट कहां लिखा होता है? ये गारंटीड अमाउंट लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में। कहां लिखा होता है जरा बोलो तो? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में। तो मेमोरेंडम के बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, वन ऑफ द क्लॉजेस इज द लायबिलिटी क्लॉज। तो ये जो मेंबर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी उस अमाउंट तक लिमिटेड होती है जो हमने हमारे मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में लिखी हुई है। अब ये अमाउंट कितना हो सकता है? वो कितना भी हो सकता है, क्योंकि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेशन के वक्त आप मेमोरेंडम और आर्टिकल ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, और ये जो मेमोरेंडम और आर्टिकल आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उस मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में आप अमाउंट तभी फिक्स करते हो जब इनकॉर्पोरेशन के वक्त आपने मेमोरेंडम बनाया था। अब अमाउंट 5 रुपए से 50, 500, 5000 कितना भी हो सकता है, उसी से कंपनी रजिस्टर हुई है। बट ये बात पक्की है कि ये जो अमाउंट मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में लिखा है गारंटी कंपनी में, ये पैसा आप मेंबर से तभी बुला सकते हो जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। लाइफ टाइम में आप 1 रुपया भी गारंटी कंपनी के मेंबर्स से डिमांड नहीं कर सकते। और ये भी बात आप जरा समझो, वाइंडिंग अप में लायबिलिटी अराइज होगी, बट वाइंडिंग अप में भी जो लायबिलिटी अराइज होती है वो तभी अराइज होगी अगर एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है। अगर एसेट्स ही ज्यादा है तब तो कंपनी को ही मेंबर को पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा बुला के क्या मतलब है? अब पैसा बुलाओगे फिर वापस दोगे, तो बुलाओ ही मत। बट कब पैसा बुलाया जाएगा? अगर एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है। ऐसे केस में आप पैसा डिमांड मतलब कर सकते हो। कितना डिमांड करोगे वो एक्चुअली डिपेंड करेगा कि कितना शॉर्टफॉल है। इसमें एक बात ऐड करना चाहती हूं जो आप लोगों को फाउंडेशन में नहीं था। गारंटी कंपनी के 2 बच्चे हैं। अ गारंटी कंपनी कुड बी अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड कुड बी अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ये था फाउंडेशन में, सिर्फ इतना ही क्लासिफिकेशन था। हाँ, एक ही लाइन था, बस उतना ही था। गारंटी कंपनी कैन ईदर बी अ कंपनी विद शेयर कैपिटल और इट कैन बी अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल ही नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, क्योंकि उस केस में क्या हो जाता है, अगर आपके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, मेंबर की लायबिलिटी विल बी लिमिटेड ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट विच विल अराइज ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अगर आपकी गारंटी कंपनी है विथ शेयर कैपिटल, अगर आपकी क्या गारंटी कंपनी है विथ शेयर कैपिटल, तब मेंबर की लायबिलिटी 2 फोल्ड होती है। 2 फोल्ड मतलब क्या? 2 तरीके की लायबिलिटी है। एक गारंटीड अमाउंट, और ये गारंटीड अमाउंट कब बुलाओगे? वाइंडिंग अप। और जो शेयर्स है ना, शेयर्स जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये गारंटी कंपनी है विथ शेयर कैपिटल, तो इसके शेयर्स लिस्टेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अगर सपोज मैं डॉक्टर रेड्डी की मेंबर हूं, एक शेयर्स पे जो अनपेड अमाउंट है, उस अनपेड अमाउंट की लायबिलिटी या तो लाइफ टाइम या तो वाइंडिंग अप में अराइज हो सकती है। और जो गारंटीड अमाउंट है जो मेमोरेंडम में लिखा है, वो लायबिलिटी अराइज होगी ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। तो ऐसे करके 2 फोल्ड इनकी लायबिलिटी अराइज होती है। ऐसी कंपनीज को कहते हैं गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। ओके,
और तीसरा जो पॉइंट है दैट इज एन अनलिमिटेड कंपनी, जैसे कि एमवे जो कॉस्मेटिक वाली कंपनी है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, एमवे इज एन अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी जैसा नाम में लिखा है अनलिमिटेड, यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, मतलब हमने कोई लिमिट दिया ही नहीं है। देखो पहले और दूसरे केस में अगर आप देखते हो, पहले वाले केस में हम कह सकते थे 4 रुपए तक आप पैसे बुला सकते हो। 4 रुपए, क्या ये 4 रुपए का हद है, लिमिट है? वैसे ही गारंटी कंपनी में मैंने कहा था 50 रुपए, 50 रुपए की लिमिट है कि इतने तक पैसे आप डिमांड कर सकते हो। बट ये जो कंपनी है ना अनलिमिटेड कंपनी, इसमें मैं कोई लिमिट सेट ही नहीं कर सकती हूँ। 4 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, ऐसी मैं कोई लिमिट सेट कर ही नहीं सकती हूँ। तो क्या होता है फिर इन कंपनीज में? कंपनी अगर वाइंड अप हुई, मतलब लाइफ टाइम में तो पक्की बात है आप पैसा डिमांड नहीं कर सकते, बट कल जाके अगर कंपनी वाइंड अप हुई तो वाइंडिंग अप में हम पोजीशन देखेंगे कंपनी की। और अगर कंपनी की एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, तो जो भी शॉर्टफॉल है, ओके देखो लायबिलिटीज माइनस एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स आप देखोगे, और जितना पर मेंबर आ रहा है उतना कंट्रीब्यूशन आप पर मेंबर से डिमांड करोगे। हाँ, हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा, बट कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ेगा उसके बारे में हम आज नहीं कमेंट कर सकते हैं। अगर उसी के अगेंस्ट मेरी अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, या अगर मेरी गारंटी कंपनी है, मैंने आज बोल दिया 4 रुपए या मैंने बोल दिया 50 रुपए, वैसे मैं अनलिमिटेड कंपनी के केस में नहीं बोल सकती हूं। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं 2-3 एग्जांपल्स देती हूं, आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग इट। केस 1 समझ लीजिए, केस 1 में लायबिलिटी 10 लाख की है और एसेट्स 1 लाख के हैं, तो शॉर्टफॉल कितना हुआ? 9 लाख, और नंबर ऑफ मेंबर्स से 10,000 है, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स 10,000, कितना आया कंट्रीब्यूशन? 90 रुपीज। 90 रुपीज में पर मेंबर से लोगी, हर मेंबर से कितने पैसे लोगी? 90 रुपीज। अब ऐसा भी हो सकता है शॉर्टफॉल 10 लाख का नहीं 25 लाख का है। अगर शॉर्टफॉल 25 लाख का है और एसेट्स मेरे पास 1 लाख की है, तो कितना शॉर्टफॉल हुआ? 24 लाख। 24 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 10,000। तो आप बताओ मुझे शॉर्टफॉल कितना हुआ? 240। 240 फ्रॉम एवरी मेंबर इज द कंट्रीब्यूशन दैट आई विल आस्क। वैसे ही अगर सपोज, ये तो एक्सट्रीम केस, 9 करोड़ मेरी लाइबिलिटी है और एसेट 1 लाख ही है, शॉर्टफॉल कितना हुआ? 8 crores 99 lakhs डिवाइडेड बाय 10,000 मेंबर्स, मतलब हर मेंबर से कंट्रीब्यूशन कितना डिमांड करूंगी मैं? 8,990। तो आप देख रहे हो 90 रुपए से 9,000 रुपए तक कितना भी शॉर्टफॉल हो सकता है, इसकी कोई हद ही नहीं है। हम आज लिमिट डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, जिसे पहले 2 केसेस में हमने किया था, वैसे इस केस में हम लिमिट डिफाइन कर ही नहीं सकते। और क्योंकि हम लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते, कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी। क्योंकि ये 9 करोड़ है, 19 करोड़ भी शॉर्टफॉल हो सकता है, 50 करोड़ भी शॉर्टफॉल हो सकता है, 100 करोड़ का भी शॉर्टफॉल हो सकता है। जितना शॉर्टफॉल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स आप कंट्रीब्यूशन डिमांड करोगे। देयर इज नो लिमिट, द लिमिट इज नो लिमिट, इसलिए कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी। इसमें भी ना अनलिमिटेड कंपनी में भी 2 टाइप्स होते हैं, अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल एंड अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नहीं है तो वाइंडिंग अप पे लाइबिलिटी अराइज होगी, और वो भी जितना शॉर्टफॉल है उतना। बट अगर अनलिमिटेड कंपनी है विथ शेयर कैपिटल, तब क्या होगा बच्चों? एक तो जो शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है वो अमाउंट बुलाया जा सकता है ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। और ये जो अमाउंट है उसके अलावा भी अगर शॉर्ट हो रहा है
तो आप शॉर्टफॉल कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करोगे और जितना अमाउंट बन रहा है उतना पर मेंबर आप कंट्रीब्यूशन वाइंडिंग अप के वक्त डिमांड करोगे। आई बात समझ में? सो दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लिख लेते हो क्या ये? लिखो लिखो, आलसीपना मत करो। एक्चुअली तो जब मैं समझाती हूँ ना तभी आप लोगों को लिख लेना चाहिए, दैट इज अ बेटर थिंग टू डू। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी अभी जस्ट क्लासेस चालू हुई है, तीसरा ही क्लास है। ओके डन। ऐसा रिएक्ट किया आप लोगों ने, बाप रे। वर्चुअल किड्स एक बार आपका लिख के हो गया तो मुझे जरूर बताना। So, on the basis of liability, a company can be a company either limited by shares, guarantee, or an unlimited company. शिफ्ट करो क्या स्क्रीन को? ये कट रहा है क्या थोड़ा सा एंड का? लिखते लिखते आप सोच सकते हो क्या? अगर कोई ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स है और ऐसी कोई कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है, उनमें क्या डिफरेंस होगा लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी में? हाँ, मतलब यहाँ पे लाइबिलिटीज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, यहाँ पे गारंटीड अमाउंट। यहाँ पे आप लाइफ टाइम में बुला सकते हो और वहां पे आप लाइफ टाइम के वक्त नहीं बुला सकते हो। ये डिफरेंस है ना। वर्चुअल किड्स सुन रहे हो क्या आप लोग? कौन बोलता है ऐसा? ऐसा वर्चुअल। एक बार ना इंस्टीट्यूट ने ऐसा सवाल पूछा था, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, हाँ, बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सिमिलैरिटी क्या है? इंटर में पूछा था ये क्वेश्चन। हाँ, बट इंटर के भी क्वेश्चंस मैंने फाउंडेशन की क्वेश्चन बैंक में डाले हुए हैं ना। अच्छा ठीक है, वाइंडिंग अप के वक्त बुला सकते हैं दोनों में। और एक है बहुत इंपॉर्टेंट कि दोनों में लाइबिलिटी इज लिमिटेड, क्योंकि दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज एंड अनलिमिटेड वाली कंपनी ना। तो मोर बेटर आंसर वुड बी कि दोनों भी केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। सिमिलैरिटी में इतना लिख लिया आप लोगों ने? Virtual kids, are you all done with the writing part? All the boys and girls, come on guys. क्या हुआ? लिखो ना। वेरी गुड अनीश। आनंद सर की अगर क्लासेस नहीं है तो टाइम चेंज करना है क्या? अच्छा हाँ, राइट। कल है क्या पूजा मैम का क्लास? हाँ तो मेरा भी रहेगा। परसों है पूजा मैम का क्लास? होना तो चाहिए ना। मैम सैटरडे रात को ट्रैवल कर रही है तो आई थिंक शील टेक क्लास टिल सैटरडे। हाँ फिर मैं भी लूँगी।
मैम ने बोला था कि वो 15th को आएगी। फोर्टींथ रात को आएगी मैम। हाँ तो आई थिंक 14th रात को, मतलब टेक्निकली वो 15th है बट वो 14th रात ही है ना, तो आई थिंक 15th 16th शी विल टेक क्लास, सो इवन आई विल टेक टिल दैट टाइम। अपना पहला चैप्टर कंपनीज एक्ट का हो जाएगा फिर, आउट ऑफ 11 चैप्टर्स। ये लिखना है आप लोगों को शॉर्टफॉल वाला ये पॉइंट नहीं। ये देखो सिमिलैरिटी, दोनों भी केस में आप मेंबर्स से लाइबिलिटी बुला सकते हैं, मतलब अराइज होती है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, और दोनों भी केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। ये लिख लो आप। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया था इंटर में, आई डोंट नो व्हाई, मतलब इट वाज हाँ डिफरेंस। सो व्हाट आर द डिफरेंस एंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू कैटेगरी ऑफ कंपनीज वाज फॉर 3 मार्क्स इन सीए इंटर। हाँ टू रीपे द लाइबिलिटीज जो भी है। नहीं तो फंड्स जो होते हैं या तो मेंबरशिप का कंट्रीब्यूशन होता है या तो फिर इट इज लोन फंड्स और समथिंग लाइक दैट, बोरोड फंड्स ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ना। यस इक्वल अमाउंट, इससे इससे उससे उतने नहीं नहीं। मतलब इट्स अ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो नहीं ऐसा नहीं है ज़रूरी। नहीं बट वाइंडिंग अप के वक्त जितना शॉर्टफॉल है एवरी वन विल कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, बट वैसा होता ही नहीं है क्योंकि आप जब कंट्रीब्यूट करते भी हो फॉर बिकमिंग अ मेंबर, फिक्स्ड अमाउंट ही रहता है जो आप डालते हो, तो वो दिक्कत आती भी नहीं है प्रैक्टिकली। डन क्या? इसके बाद ना मैं ठीक है प्राइवेट पब्लिक आज करूँगी, कल हम ओपीसी करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओपीसी के रूल्स नए हैं, आप लोगों को फाउंडेशन में नहीं था, यू ओनली हैड द कंटेंट ऑफ द एक्ट फॉर ओपीसी। उससे अफिलिएटेड जो रूल्स हो गए ना, विल रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, एक्ट जो है एक्ट में नहीं होता है। तो जैसे ये एक्ट है और ये रूल बुक है, दो डिफरेंट कंटेंट है। एक्ट बनते वक्त बिल बनता है, जैसे कि अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात कर रही हूँ। अच्छा ये नहीं पता है क्या आप लोगों को? ओह, हाँ तो देखो जब एक्ट बनता है, सो बेसिकली अगर मुझे नया एक्ट चाहिए, व्हाट विल आई डू? सपोज मुझे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई नया कानून चाहिए, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही मैनेज कर रहा है ना कॉर्पोरेट लॉज। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी फौज जो है, दे विल मेक अ ड्राफ्ट, अ बिल, then this bill will be laid down in both the houses of the parliament, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। once it gets cleared in both the houses of the parliament, जो बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज वहां पे रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों पार्टीज रहती हैं, then it goes to the president, प्रेसिडेंट कंसेंट देता है तो वो बिल बन जाता है एक्ट। बट अब देखो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या हुआ है आपके और मेरे जैसे लोगों को नहीं पता है। तो जैसे एक्ट बनता है ना, इट गेट्स नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। अब एक होता है ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट और एक होता है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि कंपनीज एक्ट इज एन एक्ट विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, कल हमने सेक्शन 1 देखा था, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेबिलिटी, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो आपने देखा था ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, तो इट्स अ सेंट्रल एक्ट। ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में ये एक्ट पब्लिश होता है। ऑफिशियल गैजेट इज लाइक अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो आपके और मेरे जैसे और कॉमन जनता को समझ में आता है कि ऐसा कोई कानून आया है
और अगर मैं एप्लीकेबिलिटी में फॉल करती हूं, मुझे ये कानून को फॉलो करना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ इट इज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? बट जब मैं रूल्स की बात करती हूँ ना बेटा, जैसे कि स्मॉल कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए लिखा हुआ है, अ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ, फिर एक फिगर दी उन्होंने, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. ये एज में बी प्रिस्क्राइब्ड जिधर जिधर लिखा हुआ है एक्ट में, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स. रूल्स एक्ट में नहीं लिखे. एक्ट में रूल्स का सिर्फ रेफरेंस दिया है. एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जिधर जिधर लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, आपको रूल बुक दिखनी पड़ेगी. तो ये एक्ट है, और एक्ट में लिखा है कि स्मॉल कंपनी के लिए पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का जो लिमिट है ना, वो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है. तो आप रूल बुक खोलोगे, और फिर जब आप रूल बुक खोलते हो, तब उस केस में फिर आप देखते हो. क्या देखते हो आप? कि पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का क्या लिमिट प्रिस्क्राइब किया है रूल बुक में. फिर आप आओगे टू द कंक्लूजन, 4 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल के लिए, 40 करोड़ टर्नओवर के लिए, एंड देन यू रीड द एक्ट अलोंग विद द रूल्स. देन यू से हाँ मैंने कानून पढ़ा है, मैंने लॉ पढ़ा है. हम क्या पढ़ रहे? देखो, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एंड अदर, हम कॉर्पोरेट एंड अदर एक्ट्स नहीं देख रहे हैं. सब्जेक्ट का नाम देखो ना क्या है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. लॉज विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट, रूल्स, केस लॉज, regulations, bylaws, ordinance, सब कुछ फॉल्स अंडर द ब्रॉड वर्ड लॉ. लॉ छोटा मोटा नहीं है, एक्ट एक अंश है लॉ का. बट जब हम कहते हैं ना मैंने कानून पढ़ा है, मैंने लॉ को समझा है या पढ़ा है या जाना है, तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको? एक्ट के साथ, रूल्स के साथ, केसेस के साथ, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, बाय लॉज, सब कुछ आता है इन द ब्रॉडर वर्ड लॉ. तो रूल्स कौन बनाता है? फिर उस पर आ गए. एक्ट कैसे बनाता है वो हमने देखा. रूल्स कौन बनाता है? रूल्स बनाती है रूलिंग पार्टी. एक्ट जब बनता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब रूलिंग, ऑपोजिशन, सारी पार्टीज इन्वॉल्व है. बट जब रूल बनता है, अमेंड होता है, कुछ इंसर्शन, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन, कुछ भी रूल्स में होता है, दिस रूल इज अमेंडेड बाय और मेड बाय द रूलिंग पार्टी. तो आज के टाइम पे इट इज मोदी जी, मोदी जी की सरकार. वो लोग क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं, या जो भी चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिलीट करते हैं, वो पावर है. अब आप ही बताओ, अगर एक्ट बनाने के लिए रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है, और रूल्स बनाते हैं सिर्फ रूलिंग पार्टीज, क्या बनाना और अमेंड करना ज्यादा आसान है? एक्ट या रूल्स? रूल्स. आज मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, चेंज कर दिया स्मॉल कंपनी का 40 और 4 करोड़ का लिमिट. 4 पेड अप शेयर कैपिटल, 40 टर्नओवर, कल आ जाएगा. नहीं नहीं, वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के भी अपने लिमिटेशंस है. हो सकता है 5 और 50 करोड़ कर ले, क्योंकि इसके पहले 2 और 20 था, अब 4 40 है. हो सकता है आप सीए फाइनल में आने तक 5 50 हो जाए. आज रात को नींद नहीं आई, अगली सुबह नया रूल बन गया. बट ऐसा वो एक्ट में नहीं कर सकते हैं. एक्ट को चेंज करना, अमेंड करना, नया एक्ट लाना इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. और रूलिंग पार्टी तो ठीक है, बट ऑपोजिशन पार्टी का काम ही होता है अपोज करना. ठीक है? ये लिखा क्या आप लोगों ने? क्यों नहीं लिखते हो? ये तो कब से डाला हुआ है मैंने स्क्रीन पे. पिछले 5 मिनट से स्क्रीन पे यही है. Virtual kids, are you all done with the writing part? Done?
कल ओपीसी करेगा और परसों ना मस्त होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट करेगा, उसमें भी मज़ा आएगा, उसमें भी नया है। नहीं, बट कब होगा ये रेगुलर बैच में? इट विल बी टुवर्ड्स द एंड लास्ट। आप लोगों को तो 1-1 घंटा ही पढ़ाती हूँ, रेगुलर बैचेस 2.5 आवर्स, राइट? तो आप लोगों को मे बी जो मैं पढ़ाऊँगी 12 दिनों में, उन लोगों को पढ़ाऊँगी मैं 4 दिनों में, 4 या 5 दिनों में। तो वो 5 डेज आपको मिलेंगे, बट ये 5 डेज आपको कब मिलेंगे? एक्स्ट्रा प्रेपरेटरी लीव के लिए मिलेंगे। सो दैट्स एक्चुअली वर्थ इन्वेस्टिंग, बिकॉज आज आपका ये 1 घंटा इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू 5 days ड्यूरिंग द प्रेपरेटरी लीव। दिस विल बी एकदम टुवर्ड्स द एंड। और आप लोग बाद में भी, अगर दिवाली के बाद भी, जैसे 16 तारीख तक मैं क्लास लेती हूँ, फिर दिवाली के बाद भी इफ यू आर रेडी वी कैन स्टार्ट द क्लासेस। दिवाली 20-21 की है ना, वी कैन स्टार्ट लाइक 24-25 से। ये वाला तो हमारा मेन बैच जो है, मतलब फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, एंड देन सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से ऑफिशियली बैच चालू होगी। तब तक आपका चैप्टर 1 कंपनीज एक्ट का हो जाएगा और आपका LLP भी खत्म हो जाएगा। वैसा समझ रहा है आपको? तो LLP को भी मतलब आपके ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगी आपकी मेन बैच। वही लास्ट में मैं LLP लेती हूँ और चैप्टर 1 लेती हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं चैप्टर 1 प्री रिजल्ट में ही कवर करवा लेती हूँ ऐसा। तो वो 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेपरेटरी लीव के। आपने फाउंडेशन में भी देखा ही होगा, जो रिगरसली आप प्रेपरेटरी लीव में पढ़ते हो वो साल भर नहीं पढ़ सकते हो, और जैसी पढ़ाई आप 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन करते हो वो हर रोज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो प्रेशर रहता है ना। इन दैट प्रेशर यू गिव योर मोर देन 100%, 100 नहीं आप 200% देते हो इन द प्रेशर, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसे तो आप बहुत लाइट रहते हो, कैजुअल रहते हो, ठीक है देख लेंगे कर लेंगे बोलते बोलते सितंबर भी खत्म हो गया, अक्टूबर चालू हो गया, ग्रुप 2 खत्म हो गया आप लोगों का। एग्जैक्टली, सो दैट यूजुअली हैपेंस विद किड्स। तो पिछली बैच में भी ऐसा ही हुआ था कि जो प्री रिजल्ट वाले बच्चे थे ना, उनका 12 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया था, क्योंकि लास्ट वाले प्री रिजल्ट में मैंने चैप्टर 1 और LLP दोनों कंप्लीट कर लिया था। तो फिर वो वही बोल रहे थे, मैम बहुत अच्छा हुआ हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम लोग हमारा बैकलॉग कवर कर सकते हैं, हम लोग टेस्ट दे सकते हैं, RTP MTP के सेशंस हम लोग चालू कर सकते हैं। सो दे वर वेरी हैप्पी कि दे स्टार्टेड विद द प्री रिजल्ट। हाँ, आज प्राइवेट पब्लिक करते हैं। आज के सेशन में इतना कुछ नया नहीं है, तो फटाफट कर लेते हो। जब मेन बैच चालू होगी ना इंटर की, 3 कैटेगरी के बच्चे रहेंगे। एक जिन्होंने फाउंडेशन देखे अभी ग्रुप 1 चालू किया है, एक आप लोगों जैसे जिनका ग्रुप 2 हो गया अब ग्रुप 1 में आ रहे, और एक डायरेक्ट एंट्री के किड्स उनका अलग जोन है एक्चुअली। फाउंडेशन वाला बच्चा तो भी जानता है कि भाई इंस्टीट्यूट का क्या लेवल है, कैसा पढ़ना है, क्या करना है। नो इट्स ह्यूज, मतलब यस इट्स नेक्स्ट लेवल। फाउंडेशन अगर इधर है ना, इंटर इज लाइक इधर, इट्स अ बिग जंप। इंटर से फाइनल इतना सा जंप है, बट फाउंडेशन से इंटर इज अ वेरी बिग जंप। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने, ये आप लोगों के लिए भी मुझे बोलना है कि जो बच्चों ने ग्रुप 2 किया है और अब ग्रुप 1 में आने वाले हो, यू विल टेक अ पेपर, अ पेन एंड राइट डाउन व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू डिड इन ग्रुप 1, क्योंकि ये मिस्टेक्स वापस से अगर आप मतलब ग्रुप 2 में क्या मिस्टेक्स किए वो लिखो। ये मिस्टेक्स अगर आप ग्रुप 1 में करोगे ना, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। फिर आपने अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी लेके अपने पैरों पे मारी, दूसरे वाले का धोखा देने की बात ही नहीं, खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हो। बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू ऑल शुड हैव लर्नड इन ग्रुप 2 क्लासेस। बैकलॉग, होमवर्क, टेस्ट, दोस्त, खास दोस्त, पुणे की हरियाली, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी है। एंड नाउ यू शुड जॉट डाउन दीज पॉइंट्स कि क्या सारी गलतियां हमसे हुई है ड्यूरिंग ग्रुप 2। दिस शुड नॉट बी रिपीटेड इन ग्रुप 1, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर। फिर आपको एक्चुअली मई नहीं सितंबर ही प्लान करना पड़ेगा, तो ऐसा मत करना अपने आप से। मेरे क्लासेस में भी हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो अभी लास्ट टाइम भी वी हैड अप्रोक्सीमेटली 7 टेस्ट, कुछ क्लासेस के साथ और कुछ क्लासेस के बाद।
तो जब आप टेस्ट भी दोगे ना, आप ऐसे ही प्रिपेयर करना जैसे कि आप एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, टेस्ट देते वक्त भी, एंड गिव द टेस्ट नो मैटर व्हाट, क्योंकि टेस्ट के बहाने से ही पढ़ाई होती है, नहीं तो फिर वो रह ही जाता है और बाद में जेन्युइनली इतना टाइम नहीं मिलता है। आप देखो ना, आपकी क्लासेस कब तक चलेगी आपको पता है क्या? फेब मिड तक तो चलेगी, मतलब 20 फेब तक भी चल सकते हो, और उसके बाद फेब में बचे ही कितने दिन? 8 दिन बचे फेब में। सो टेक्निकली तो आप समझ लो आप फेब खत्म हो जाएगा। नहीं, आपकी बीकॉम की एग्जाम्स भी तो होगी मार्च या अप्रैल में। हाँ बट पेपर्स तो 6-7 हो गए, वो भी आपको जाएगा। हाँ वापस क्यों आएगी? मिड टर्म्स। तो बेसिकली यू गेट ओनली 60 days। 60 days फॉर 6 सब्जेक्ट्स इज टू लेस। अब खुद सोचो, 60 days 6 सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली 8 सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए। डीटी आईडीटी भी अपने आप में इतना वास्ट है, क्रेजी वास्ट है। मतलब आपको ऐसा लगता होगा ना ऑडिट शुरू होते से ही खत्म हो गया। ऑडिट का डबल सिलेबस इज इन लॉ, और लॉ का डबल सिलेबस इज डीटी आईडीटी। मतलब अब सोच लो। नहीं बट देखो, कंटेंट वाइज ग्रुप 1 ज्यादा कंटेंट है, बट अगर आप डिफिकल्टी लेवल पूछो, ग्रुप 1 इज रिलेटिवली इजियर एज कंपेयर टू ग्रुप 2। तो इसलिए वो चैलेंज नहीं आएगा। ग्रुप 2 के चैलेंजेस अलग है और ग्रुप 1 के चैलेंजेस अलग टाइप के हैं। यहाँ पे चैलेंज है वास्ट सिलेबस, वहाँ पे चैलेंज था बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे, कॉस्टिंग टेक्निकल, ऑडिट टेक्निकल, एफएम टेक्निकल। सिर्फ एसएम ठीक है, मैनेजेबल है। एसएम इज फन। ओके आ जाइए। हाँ बट ये भी बात है कि अगर आपने इंटर क्लियर कर दिया ना, देर इज 90% चांस कि आप फाइनल भी क्लियर कर दोगे। 90%, इतनी ज्यादा चांसेस है। 10% अभी भी बच्चे रहते हैं जो येड़े रहते हैं, बट 90% चांस है कि आप क्लियर कर दोगे, क्योंकि ना ये जो क्रिस्टलाइजेशन का स्टेज है ना, दैट इज सीए इंटर। सीए फाउंडेशन इज वेरी इजी, ये तो आपने देखा होगा, अभी आपने अभी इंटर का थोड़ा मजा चख लिया है। फाउंडेशन वॉज वेरी इजी, बट इंटर जैसे मैंने कहा ना, इट्स अ बिग जंप। इट इज बेसिकली योर डेवलपमेंट एज अ पर्सन ऑल्सो। बट वंस यू गेट डेवलप्ड एज अ पर्सन ना, देन थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। अब आपको ऑलरेडी पता है 6 पेपर्स, कैसा पैटर्न होता है, इंस्टीट्यूट कैसे मजे लेता है, कितने पेपर्स में मजे लेता है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। देखो डर कब लगता है और प्रॉब्लम कब होता है, जब यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट सीए इंटर क्लियर करने के बाद यू ऑलरेडी नो आपके साथ क्या मोए मोए होने वाला है। तो आप खुद ही बोलते हैं आ बैल मुझे मार ले भाई, मार ले, तो मार ले मार ले। तो यू आर सो प्रिपेयर्ड दैट यू डोंट गेट अफेक्टेड। इंटर में किड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। लाइक जो एक कैटरपिलर भी होता है, हाँ वही मैं बोल रही हूँ। और फाउंडेशन के बच्चा सोच भी नहीं सकता कि इतना लेवल हो सकता है सीए इंटर का। बट इट्स लाइक द फेज व्हेन द कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई। वो फेज आपने संभाल लिया ना, द आउटकम इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। बट उधर अगर आपने गिव अप कर दिया, इफ यू कांट स्टे स्ट्रांग, देन यू आर गोइंग टू डाई। एंड you are going to die, मतलब नॉट लिटरली डाई, बट यस योर ड्रीम इज गोइंग टू डाई। आपका जो ड्रीम था कि आपको सीए बनना है, वो खत्म हो जाएगा वहीं पे। बट ये स्टेज पे आप स्ट्रांग रह गए, अपने अपने को संभाल लिया, स्ट्रेटेजिकली अपना टाइम मैनेज कर दिया, उसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी सॉर्टेड, और आपके हायर प्रोबेबिलिटी है कि आप सीए बन के निकलोगे। तो वो चीज़ है, थोड़ा सा संभाल लो। इट्स अ रफ फेज, अ चैलेंजिंग फेज, बट इज दिस अ मैनेजेबल फेज? यस। ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन का बाप होना पड़ेगा सीए इंटर क्लियर करने के लिए। इवन एन एवरेज स्टूडेंट कैन गेट गुड नंबर ऑफ मार्क्स। इट्स जस्ट द वे यू आर डूइंग इट, ऐसी वो बात है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके देखो, पहला वाला कैटेगरी था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सेकेंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये तो बेसिक से ही आपको पता है, तो स्पीड थोड़ी सी मैं फास्ट रख रही हूँ। पब्लिक कंपनी मतलब क्या? पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी।
तो पब्लिक कंपनी क्या है ये समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जिसमें 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं, LRP। ये 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस किधर लिखे होते हैं? ये 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लिखे होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कहाँ लिखे होते हैं? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक्चुअली मोर देन मेमोरेंडम, टू बी स्पेसिफिक, ये 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लिखे होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। किधर लिखे होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। क्या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं? LRP। व्हाट इज L? दैट देयर इज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑन व्हाट? द नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200, बट एक्सेप्ट फॉर एन ओपीसी। ओपीसी में मिनिमम भी 1 एंड मैक्सिमम भी 1। अदर देन एन ओपीसी, एवरी प्राइवेट कंपनी में देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स। बट ये जो 200 के मेंबर्स है ना, इसमें जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1। और हमारे एम्प्लॉय मेंबर्स और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड। कौन कौन काउंट नहीं होगा? एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हो एंड एज एन एम्प्लॉय यू गॉट एलिजिबल टू गेट द शेयर्स, जैसे कि ESOP, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, तब ऐसे केस में ये जो एम्प्लॉय है जो आज ESOP के द्वारा मेंबर बना है, उसको हम ये 200 की गिनती में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम उसको शेयर्स दे रहे हैं ना, इट्स फॉर अ पर्टिकुलर रीजन व्हाई वी आर गिविंग हिम दीज शेयर्स। ओके, वैसे ही एक्स एम्प्लॉय मेंबर, ये एक्स वर्ड किसके आगे लिखा हुआ है? इमोशनल हो रही है ये। एक्स वर्ड एम्प्लॉय के आगे लिखा हुआ है। एक्स एम्प्लॉय मेंबर मतलब ये बंदा क्या आज भी मेंबर है? मेंबर है बट एम्प्लॉय नहीं है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया है। बट जब वो मेंबर बना, जब उसको शेयर्स दिए थे, तब तो वो एम्प्लॉय था और ESOP के द्वारा दिए थे, तो रीजन तो आज भी सेम ही है। इसलिए हम लोग ESOP के शेयर्स 200 की गिनती में कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो L क्या है वापस से बताओ तो? लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑन व्हाट? नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200. Joint holders will be considered as 1 and employee members and ex-employee members will not be considered. R क्या है? R restriction. Restriction on what? Transferability of shares. क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं? यस, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। मैंने आपको कल ना बातों बातों में कहा था एक एग्जांपल, मेरे को ना इसका नेट कनेक्ट करके देना यार, नेट बहुत स्लो आता है। ये देखो कितना स्लो आ रहा है, सजेस्टेड भी नहीं आ रहा है इसमें। कितनी गरीब हूं मैं, मुझे बोल कौन सा कनेक्ट करूं मैं। सी इंटर SPC, वर्चुअल SPC 5G कि सिर्फ वर्चुअल SPC? पासवर्ड बोल दे। फ्लिपकार्ट के बारे में आपने सुना होगा। फ्लिपकार्ट अगर देखोगे, फ्लिपकार्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्लस आप लोगों ने हल्दीराम के बारे में सुना है? हल्दीराम जो एक नागपुर बेस्ड फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट है, प्लस इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स नमकीन्स एंड स्वीट्स। ये जो कंपनी है, देखो नाम ही पढ़ो तो, Haldiram Snacks Food Private Limited. What kind of company it is?
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब हम फ्लिपकार्ट के बारे में देखते हैं, फ्लिपकार्ट जब इनकॉर्पोरेट हुआ था, इट गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद 2 पर्सन्स, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। सचिन और बिन्नी बंसल जो है, ये दोनों का स्टेक जो था 50-50% था इन फ्लिपकार्ट व्हेन द कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड। बट आज जब हम देखते हैं, आज ये देखो, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। 2-2 लाख दोनों लोगों ने इन्वेस्ट करके इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली कंपनी के ऑर्डर्स बढ़ने लग गए, फंडिंग मिलने लग गया और प्राइवेट इक्विटी मिलने लग गया और कंपनी का वर्थ बहुत बढ़ गया। और आप लोग जानते हो 77% शेयर्स आज वॉलमार्ट के हैं इन फ्लिपकार्ट। बट जब हम आज देखते हैं फ्लिपकार्ट के शेयर होल्डर्स कौन है, देखो आज तो फ्लिपकार्ट में सचिन बंसल कोई भी शेयर होल्ड नहीं करता है इन फ्लिपकार्ट, और बिन्नी बंसल का भी स्टेक हार्डली 2.4% है इन फ्लिपकार्ट। मतलब क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, बट यस देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। बट वो रिस्ट्रिक्शंस को अगर आपने कंप्लाई कर दिया तो आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट की एक छोटी सी स्टोरी है, ये आप देख लो। फिर हम आगे बढ़ते। आवाज आ रही है? यही है ना ऑक्सफोर्ड? अमर 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 ऑक्सफोर्ड कनेक्ट करना। ऐसा कैसा ऑक्सफोर्ड है? इंटरनेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म, हार्ट अटैक आने वाला था मुझे। बाप रे। आज की कहानी है देश के 2 युवा सफल बिजनेसमैन की, जिसने भारत के रिटेल के कानों में से खून आने लग गया होगा। व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्तों ने सबसे पहले दूसरी कंपनी में काम करते हुए तजुर्बे हासिल किए और फिर उन्हीं तजुर्बों का इस्तेमाल कर महज 4 लाख रुपए की खुद की सेविंग से अपने कारोबार का शुभारंभ किया। और 4 लाख 2 लाख दोनों ने पैसा डाला। आज दोनों भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं। मामूली रकम से शुरुआत कर भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे सफल कहानी लिखने वाले इन दोस्तों की सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में। पंजाब के चंडीगढ़ में पले बड़े सचिन और बिन्नी ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद सचिन ने टेकस्पेन नाम की आईटी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की। कुछ महीनों तक यहाँ काम करने के बाद सचिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली। और फिर उसके बाद सचिन ने अपने बचपन के मित्र बिन्नी को भी वहां काम करने का सुझाव दिया। करीबन 6 महीने तक काम करने के बाद दोनों ने खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा से नौकरी छोड़ने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने एक ऑनलाइन सर्च इंजन शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि भारत में ई कॉमर्स के लिए मौजूदा बाजार में काफी संभावनाएं हैं। जिसके बाद फिर दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और साल 2007 में 4 लाख रुपए की मामूली रकम से
दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी। शुरुआती समय में कम बजट की वजह से उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का निश्चय किया और बेंगलोर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर उन्होंने वहीं से सब कुछ मैनेज किया। इतना ही नहीं, उस समय दोनों खुद ही किताबों की डिलीवरी करने लोगों के घर जाते थे। 2 साल तक बिना रुके काम करने के बाद फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही और साल 2009 में एसेल इंडिया ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया और फिर साल 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन का बड़ा निवेश करते हुए इसे एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद 2011 के शुरुआत में टाइगर ग्लोबल द्वारा और $20 मिलियन के निवेश ने फ्लिपकार्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इतना ही नहीं, Myntra.com, Jabang.com और पेमेंट स्टार्टअप फोनपे पर भी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण है। फ्लिपकार्ट अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर्स को ग्राहकों के सामने पेश करता रहा है। इसी कड़ी में उसने बिग बिलियन डे नाम से साल 2014 में एक सेल शुरू किया जो कि बुरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन बंसल भाइयों ने हार नहीं मानी और उसी सेल को अगले साल शुरू कर रिकॉर्ड तोड़ सेल किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट पर 1400 करोड़ की सेल एक दिन में हुई है, जबकि देश में बाकी रिटेल सेल ही 1070 करोड़ रुपए है। साल 2017 में फ्लिपकार्ट अपने 5 दिन के सेल में 5000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फ्लिपकार्ट की सफलता और भारत में बढ़ती आर्थिक तेजी को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। काफी रस्साकसी के बाद अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने करीब $1600 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देकर फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदी और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील को अंजाम दिया। सचिन और बिन्नी ने आज से 10 साल पहले एक छोटा सा सपना देखा था। उस वक्त उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन दोनों भारत के दिग्गज कारोबारी की सूची में शामिल होंगे। इन दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट को एक नई ऊंचाई पर बिठा असंभव को भी संभव कर दिखाया और अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की। तो अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी कौन सी है? फ्लिपकार्ट। ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, इसकी आवाज बंद कर देना। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में क्या शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, बट देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। जैसे सचिन बंसल ने अपने शेयर्स बेचे, बिन्नी बंसल ने अपने शेयर्स बेचे, बट क्या वो फ्रीली बेच सकते हैं? नहीं। क्या आपने और मैंने कभी शेयर्स खरीदे हैं फ्लिपकार्ट के? खरीदे हैं? नहीं। क्या आपने कभी सुना है फ्लिपकार्ट का पब्लिक इशू आया है, पब्लिक जो है वो शेयर सब्सक्राइब कर रहा है? नहीं, और आ भी नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। और लास्ट पी इज प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनीज जो है वो पब्लिक इशू नहीं कर सकती है। देखो, क्या प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है? सिर्फ ऐसे करो बस। प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, हाँ, पब्लिक को नहीं कर सकती, बट जनरली क्या प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है? यस। क्या डिबेंचर्स इशू कर सकती है? यस। बट ये शेयर्स और डिबेंचर्स जो प्राइवेट कंपनी इशू कर रही है, क्या वो इशू कर सकती है बाय मेकिंग अ जनरल ऑफर? नो। पब्लिक एट लार्ज के पास आप नहीं जा सकते। यस, यू हैव टू गो टू अ क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। उसको लॉ में कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42। क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। सो बेसिकली क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल को आप शेयर्स ऑफर करते हो, इफ दे एक्सेप्ट इट, क्या बात है, नहीं तो वो ऑफर हो जाएगा लैप्स। पब्लिक इशू के लिए प्राइवेट कंपनीज कभी भी नहीं जा सकती है। क्या शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? यस। अच्छा, मेरे को 1-2 सवाल पूछने हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या डिबेंचर्स पे भी 200 का लिमिट है? बोलो हाँ या ना। वर्चुअल किड्स, आप लोग भी चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। प्राइवेट कंपनी में क्या डिबेंचर होल्डर्स पे भी 200 का लिमिट है? हाँ, तो फिर हाँ, आंसर कहा है, आप दोनों ने भी नो कहा है। वर्चुअल किड्स में भी विराज, देव और मोहित नो कह रहे हैं और दिव्यानी भी नो कह रही है। बट वाई नो? आप ये देखो ना, स्क्रीन को देखो ना। देयर इज अ लिमिटेशन ऑन व्हाट? मेंबरशिप। लिमिटेशन ऑन व्हाट? मेंबरशिप। लिमिटेशन ऑन व्हाट? मेंबरशिप। मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? मेंबर या क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर ज्यादा, क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर्स कितने भी हो सकते हैं। वैसे ही देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स। Debentures are freely transferable of a private company. Debentures are
फ्रीली ट्रांसफरेबल। और ये पब्लिक के पास प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, इसका अगर मैं पूरा सेंटेंस लिखूं ना, टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज। आप पब्लिक के पास नहीं जा सकते हो। किस चीज के लिए नहीं जा सकते हो? फॉर मेकिंग अ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू इज फॉर सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज। यहां पे वर्ड शेयर्स है और यहां पे वर्ड, मतलब डिबेंचर्स तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, शेयर्स ट्रांसफरेबल है बट रिस्ट्रिक्शंस के साथ। बट जब मैं प्रोहिबिशन की बात कर रही हूं, ना शेयर्स का आईपीओ आ सकता है, ना डिबेंचर्स का आईपीओ आ सकता है, और ना बॉन्ड्स का आईपीओ आ सकता है, क्योंकि इस पे देयर इज अ प्रोहिबिशन। गॉट इट? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आई होप यू गॉट इट। तो अब देखो, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कंपनी कैसी है? पब्लिक। तो मतलब पब्लिक कंपनी में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास पब्लिक इशू करने के लिए जा सकती है। सो दैट्स द रिलेशनशिप ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। फटाफट लिख दो ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। कंपनी के दो टाइप है, प्राइवेट पब्लिक। पहले पब्लिक लिखते हो क्या? क्योंकि प्राइवेट में आपको ओपीसी और स्मॉल कंपनी लिखना पड़ेगा। तो पब्लिक कंपनी मतलब क्या? पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। देखो एक्ट में कैसे लिखा है, देखना, हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। हाँ, मतलब एज पर द रूल्स। बट जब हम रूल्स देखते हैं ना, देर इज नथिंग दैट इज प्रिस्क्राइब फॉर द कैपिटल। मतलब क्या? हाँ, वो तो चेंज होता रहता है, बट चेंज क्यों होता रहता है? क्योंकि ये रूल्स के हिसाब से है ना। आज रूल साइलेंट है, मतलब आप शगुन के 11-11 रुपए देके भी पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 7 लोग लगते हैं पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। कितने लोग लगते हैं? मिनिमम 7 ना। हाँ, मैक्सिमम नो लिमिट, बट मिनिमम कितने? 7। सबने शगुन के 11-11 रुपए भी दे दिए ना, उससे भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। मिनिमम कैपिटल का कोई भी रिक्वायरमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं किया है। हाँ, आएगा तो फिर आपको उतना मिनिमम कैपिटल डालना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के वक्त। जब एक्चुअली 2013 की एक्ट आई थी ना, 2013 में एक्ट बनी है ना? हाँ, कंपनीज एक्ट कब बनी है? 2013। तब रूल था प्राइवेट कंपनी को मिनिमम कैपिटल 1 लाख और पब्लिक कंपनी को मिनिमम कैपिटल 5 लाख। बट 2015 में वो रूल को अबॉलिश कर दिया। तो आज अगर कोई मुझसे पूछता है कि कितना मिनिमम पैसा डालना पड़ेगा, कितना भी डाल सकते हो आप, 11 रुपए से 11,000 से 11 लाख से 11 करोड़, आपको जितना कैपिटल डालना है उतने से आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और इसमें और एक पॉइंट है, पब्लिक कंपनी मीन्स ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ये आप लिख लो, जब होल्डिंग सब्सिडरी करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। इतना, और फिर आप प्राइवेट कंपनी का भी लिखो ना। इतना लिख लिया पब्लिक कंपनी का। इतना लिख लिया क्या? पब्लिक कंपनी का वर्चुअल किड्स लिखा क्या बेटा आपने? दिव्यानी, अथर्व, विराज, नेहा, प्रतिभा, कीर्ति,
उमेर, शतावरी, नमन, नंदिता, स्नेहा, मोहित, देव, ऑडिटर, जैज, शहबाज, विनायक, अनीश. प्लीज लेट मी नो. MHC गुप्ता. ऐसा ऐसा नाम क्यों है? तो ये लिख लो, फिर आप जा सकते हो. कितने कितने बजे होता है? 11 और 11:15 के बीच में चालू होता है. तो 11 o'clock को चालू किया तो 1:30 तक होगा. क्यों? उधर तुम कंफर्टेबल हो क्या? कोशिश फिक्स्ड है तुम्हारा. ठीक है, कोशिश करती हूँ. ये वाला क्या? हाँ, उधर नहीं होएगा, इंटर के बच्चे नहीं फिट होएंगे. तुमने कुछ दिन लिया था ना उधर क्लास? फर्स्ट डे ही लिया था क्या? फिर सेकेंड डे से शिफ्ट हो गए? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे तुरंत तो नहीं आएंगे. रिजल्ट आने के बाद हफ्ते भर बाद क्लास है ना, फिर धीरे 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 बच्चों आना चालू होएगा. क्योंकि शुरुआत में नहीं होएगी. जब तक यूट्यूब पे चलेगा तब तक भीड़ नहीं होएगी. यूट्यूब बंद होगा ना 5 दिन बाद, उसके बाद एक्चुअल सब लोग आना चालू हो जाएंगे. जब तक यूट्यूब पे चलता है सब लोग ऐसे आराम आराम से करते हैं, अपनी स्पीड, अपना टाइम और कन्वीनियंस. ठीक है, देखते हैं. बट इवेंचुअली अगर बड़े क्लासरूम में ही लेना पड़ेगा तो फिर मतलब नहीं है इधर लेके फिर उधर शिफ्ट करना. हाँ, वैसे सेट हो गई है. हाँ, ठीक है, वैसा कुछ कर लेते हैं. वर्चुअल किड्स, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा फॉर CA फाउंडेशन, आप लोग आपकी टिकट्स निकाल दो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. कैंसिलेबल टिकट्स निकाल दो, क्योंकि रिजल्ट का डाउट ही रहता है. कोई ये नहीं बोल सकता है 100% में क्लियर होने ही वाला हो. तो आप कैंसिलेबल टिकट्स निकाल लो, क्योंकि बाद में ना टिकट्स नहीं मिलेगी. क्योंकि पोस्ट दिवाली भी बहुत ब्लॉक्ड रहती है, क्योंकि हाँ, सब लोग वापस आते हैं. और पुणे शहर में ना बहुत सारा क्राउड है ना, स्पेशल. हाँ, आउट स्टेशन वाले ही, मतलब मुझे ऐसा लगा कोर पुणे वाले बहुत कम रह गए. सब बाहर का लोग हैं, तो वो लोग गाँव जाते हैं दिवाली के लिए और फिर वापस फिर वो आते हैं ना. तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है टिकट्स का, स्पेशली द बस का फेयर. ट्रेन और फ्लाइट का भी फिर बढ़ जाता है. देन देर इज नो सेंस ना उतना ही पैसा देके. तुझे तो क्या, तू इधर ही है अहिल्या नगर. चलो, डन. I think even the virtual kids are done with the writing part. So this would be all for today. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye.